बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है राशियों की तुलना। बच्चों हमने इसके 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं जिसके अंदर हमने प्रश्नावली के उदाहरण समझे और ये पता लगाया कि राशियों की तुलना कैसे की जाती है, उनको अनुपातों में कैसे बदलते हैं और उनकी तुल्य अनुपात कैसे निकालते हैं। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 जिसके अंदर हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात निकाल के बताना है कि इनका अनुपात कितना है। तो बच्चों सबसे पहला क्या है? 5 का 50 पैसे से, ये है 5 रुपए। तो 5 रुपए का 50 पैसे से अनुपात निकालना है। अब बच्चों 5 रुपए और इधर लिख रहा हूं मैं 50 पैसे, ठीक है। क्या इन दोनों का हम डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं? तो बच्चों इनकी इकाइयां समान नहीं है। जब तक इनकी इकाइयां समान नहीं होगी तब तक हम अनुपात नहीं निकाल सकते। जब हमने अनुपात शुरू किया तो हमने सबसे पहले यही सीखा था कि अनुपात निकालने के लिए राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। अब बच्चों बताओ रुपए के 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 1 रुपए बराबर 100 पैसे। कितने होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे? तो 5 रुपए में हो जाएंगे 5 गुणा 100 पैसे, यानी यहां आ गए 500 पैसे। और ये कितने हैं? 50 पैसे। अब दोनों की इकाइयां समान है, दोनों की इकाइयां समान है तो हम दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 500 अनुपात 50। अब देखो बच्चों दोनों तरफ 0 है तो 0 कट जाएगी, ये जी 1 0 से 1 0 गई। क्या आया? 50 अनुपात 5। अब ऐसी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता हो, तो बच्चों 5 का भाग दोनों में जाता है, 5 का भाग 50 में भी जाता है और 5 में भी जाता है। तो 50 में 5 का भाग 10 बार और 5 में 1 बार, तो हमारे कितना आ गया? 10 अनुपात 1। तो 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात होता है 10 अनुपात 1। ये हमारा उत्तर आ गया। अब बच्चों दूसरा देखो, दूसरा इधर कर रहा हूं मैं, ये पहले का है। अब बी क्या है? 15 किलो और 210 ग्राम का अनुपात निकालो। यहां लिख देता हूं 15 केजी और इधर है 210 ग्राम। अब बच्चों क्या इनकी इकाइयां समान है? एक है किलोग्राम और एक है ग्राम। तो बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। सबको पता है ये 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। अब यहां देखो 15 केजी बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम है तो 15 केजी बराबर 15,000 ग्राम, ठीक है। तो इस 15 किलो की जगह हम क्या लिख देंगे? 15,000 ग्राम और ये है 210 ग्राम। अब दोनों की इकाइयां समान हो गई, दोनों ग्राम में आ गए, तो हम क्या लिखेंगे? अनुपात 15,000 अनुपात 210। अब 1 0 से 1 0 हट जाएगी तो यहां बच गए 1500 और इधर बच गया 21। अब बच्चों देखो ऐसी संख्या देखो जिसका दोनों तरफ भाग जाता हो, तो 3 का भाग दोनों तरफ जाता है। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है? 5 बार। तो 5 और 2 0 है तो 2 0, तो इधर आ गया 500 और 21 में 7 बार। तो हमारा अनुपात क्या आ गया? 500 अनुपात 7। किसका? 15 किलो और 210 ग्राम का अनुपात क्या आया? 500 अनुपात 7। दोनों क्वेश्चन समझ में आए सबके? अगला क्वेश्चन देखो, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है। अब वही यहां लिख देता हूं सी, 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर। क्या इकाइयां समान है? इकाइयां समान नहीं है तो हमें दोनों की इकाइयां समान करनी होगी। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे? 9 गुणा 100 सेंटीमीटर, यानी 900 सेंटीमीटर। और ये कितने हैं? 27 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों हमें पता है, दोनों सेंटीमीटर में आ गए। अब अनुपात निकालेंगे तो 900 अनुपात 27। अब ऐसी संख्या देखो जिसका दोनों तरफ भाग जाता हो, तो बच्चों 9 का भाग दोनों तरफ जाता है। 9 का भाग 9 में 1 बार तो और 900 में 100 बार, तो यहाँ आ जाएंगे 100 और 27 में 3 बार। तो अपना अनुपात आ गया 100 अनुपात 3। ये हमारा उत्तर हो गया। यानी कि 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर का अनुपात कितना आएगा? 100 अनुपात 3, ठीक है बच्चों। अगला देखो डी,
यहां समझा देता हूं डी। 30 दिनों का 36 घंटों से, क्या है 30 तो दिन दे रखे हैं और 36 घंटे हैं। क्या दोनों की इकाइयां समान है? एक तो दिन है और एक घंटा है। तो बच्चों एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो मैं लिख देता हूं एक दिन बराबर 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब कितने दिन है? 30 दिन दे रखे हैं, तो 30 दिन में घंटे कितने हो जाएंगे? 30 गुणा 24, 30 को 24 से गुणा कर देंगे, ये हमारे घंटे आ जाएंगे। और यहाँ 36 घंटे दिए हुए हैं। बच्चों 30 को 24 से गुणा करो, कितने आएंगे? 720। 720 घंटे। तो 30 दिनों में 720 घंटे होते हैं और ये है 36 घंटे। अब दोनों की इकाइयां समान हो गई, दोनों की इकाइयां घंटों में आ गई है। अब हम अनुपात निकालेंगे, तो 720 अनुपात 36। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका दोनों में भाग जाता हो। तो बच्चों सबसे पहले देखो 4 का भाग देंगे। 4 का भाग 720 में दो, 4 का 4 180 और 36 में देंगे तो 9। ठीक है बच्चों। अब 9 का भाग दोनों में जा रहा है। 9 का भाग 180 में 20 बार और 9 का भाग 9 में 1 बार, तो अपना अनुपात आ गया 20 अनुपात 1। तो बच्चों 30 दिन और 36 घंटों का अनुपात आ गया 20 अनुपात 1। हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों में पहले इकाइयां समान की, इकाई समान करने के बाद उनका अनुपात निकाला और उनको सरल करते गए। सरल का मतलब जिसमें दोनों का एक संख्या ऐसी ली जिसका दोनों में भाग जा रहा हो, उसका भाग लगाने पर हमें सरल अनुपात प्राप्त होता है और लास्ट में जो बचता है वह हमारा अनुपात हो गया। तो बच्चों सी और डी दोनों समझ में आए सबके? पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला है, उसमें यह बताया गया है कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। और हमें यह बताना है कि अगर 24 विद्यार्थी हो तो उनके लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखो, एक तरफ लिख देता हूं मैं विद्यार्थी और एक तरफ कंप्यूटर। अब बच्चों बताओ 6 विद्यार्थी थे तो कंप्यूटर कितने चाहिए थे? 3। अब विद्यार्थी कितने हैं? 24। तो कंप्यूटर हमें बताने हैं कि कितने कंप्यूटर चाहिए, तो हम क्या मानेंगे कि हमें x कंप्यूटर चाहिए। कितने? x कंप्यूटर। अब हम इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो विद्यार्थी और कंप्यूटर के अनुपात लिख लेंगे, यानी कि 6 अनुपात 3 और 24 अनुपात x। ठीक है। अब हमें पता है कि ये दोनों अनुपात एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों समान अनुपात में हैं। तो बीच में 4 डॉट लगाएंगे जो समानुपात का चिन्ह होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 6 अनुपात 3 समानुपात 24 अनुपात x। अब इनको कैसे लिखेंगे? इनको लिखो 6/3 बराबर 24/x। अब बट्टे में संख्या हो और बराबर का चिन्ह हो तो वज्र गुणा हो जाता है। वज्र गुणा मतलब ये संख्या इससे गुणा, ये संख्या इससे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 गुणा x बराबर 24 गुणा 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 24 गुणा 3/6। बच्चों 6 का भाग 24 में कितनी बार जाता है? 6 का भाग 24 में जाता है 4 बार। तो 6 नीचे 1 बार और 24 में 4 बार, तो 4 गुणा 3 कितने आ गए? 12। तो बच्चों देखो 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए थे, तो 24 विद्यार्थियों के लिए हमें 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। आया सबके समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है। राजस्थान की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 570 लाख। और उत्तर प्रदेश की 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति हैं, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं ये बताना है। तो बच्चों देखो कैसे बताएंगे, तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर व्यक्ति कैसे निकालते हैं? ये निकलेगा कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इससे हमें प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे उत्तर प्रदेश की।
पहले निकालते हैं राजस्थान की, राजस्थान, पहले राजस्थान की फिर उत्तर प्रदेश की। तो राजस्थान में प्रति किलोमीटर स्क्वायर व्यक्ति, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 570 लाख, और कुल क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख। तो 570/3, तो कितने आ गए? 570 में 3 का भाग देंगे तो 190, 190 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और ये लाख है, हमें संख्याएं किस में दी हुई है? लाख में दी हुई है। तो 190 लाख, 190 लाख प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये आ गई राजस्थान का प्रति व्यक्ति कितने आ गए, यानी ये घनत्व आ गया। ऐसे ही निकालेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में प्रति किलोमीटर स्क्वायर व्यक्ति कितने होंगे? कुल जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? 1660 लाख, और कुल क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख, ये लाख के अंदर है। अब देखो बच्चों, 1660 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 830 लाख प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया उत्तर प्रदेश का और ये आ गया राजस्थान का। तो यही तो पूछा था, इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो बच्चों राजस्थान में कितने रहते हैं? 190 लाख, और उत्तर प्रदेश में रहते हैं 830 लाख लोग। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में राजस्थान में 190 लाख लोग रहते हैं और उत्तर प्रदेश में 830 लाख लोग रहते हैं। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखो, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? किस राज्य की जनसंख्या कम घनी? इसका मतलब क्या है कि एक एरिया में जहां कम लोग रह रहे हैं वहां कम घनी होगी, और जहां लोग ज्यादा रह रहे हैं वहां घनी ज्यादा होगी। तो बच्चों देखो, राजस्थान में तो 190 लाख लोग हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 लाख लोग रह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 830 लाख लोग रह रहे हैं। तो बच्चों जहां कम घनी होगी वो कौन सा एरिया होगा? राजस्थान का, क्योंकि वहां कम लोग हैं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके दोनों कि प्रति किमी स्क्वायर व्यक्ति निकाल दिए, और उसके हिसाब से हमें यह पता चल गया कि किस राज्य की जनसंख्या घनी है और किसकी कम घनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये प्रश्नावली 8.1 यहाँ पूरी होती है, और आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण। थैंक यू।